हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है ये हम लोग पहले से जान चुके हैं। उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी, उसका सॉल्यूशन भी, और जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या उसकी जो स्टेट है अगर वो रुकी हुई भी है तो भी उसमें एनर्जी का रोल होता है। मैकेनिकली जो एनर्जी है वो दो टाइप की होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कल हम लोगों ने ये बात पहले ही डिस्कस कर ली थी कि एक्स डिस्प्लेसमेंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ सी एक्स स्क्वायर होती है, और जो ये चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ सी एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई बताएगा? नहीं, अगर हम सी के टर्म में लिखना चाहें तो हाफ सी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने पढ़ा। अगर हम मास के टर्म्स में इसको कहना चाहें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने कल एक्सप्रेशंस जान लिए थे। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और कहां होगी ये आप जान सकते हो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखिए सी तो कांस्टेंट है क्या, या एम कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसकी ऑसिलेटर की या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है। तो आप ये जान लीजिए कि एक्स पे डिपेंड करती है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x is its amplitude, जो उसका आयाम होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या महत्तम विस्थापन होता है। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x is amplitude, तो a जब मैक्सिमम होगा तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। मैं बार बार गलत लिख दे रहा हूं। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये होगी, कहां होगी? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जब x इक्वल टू a होगा। ऐसे ही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का वो कहां होगी और कब होगी? काइनेटिक एनर्जी, उसका एक्सप्रेशन है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें x की वैल्यू जितनी होती जाएगी उतनी ही ये वैल्यू कम होती जाएगी। मिनिमम वैल्यू x की कौन सी होती है? न्यूनतम मान विस्थापन का कितना होता है? तो ये x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये भी निकलेगी, यानी कि व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है, तब ही ये होगी। तब आप देख लीजिए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज क्लियर है? जितनी ये है उतनी ही है, देख लिया आपने। और अगर
डिस्प्लेसमेंट एक्स पे टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो दोनों को जोड़िए, कितनी निकलेगी? टोटल एनर्जी अगर हम निकालना चाहें, टोटल एनर्जी इसमें टोटल एनर्जी कितनी आएगी? टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ के बताइए, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ये इतनी कैंसिल हो जाएगी, हाफ एम मतलब एक्स स्क्वायर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगी कितनी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट। टोटल एनर्जी एट एनी डिस्प्लेसमेंट x माने x के किसी भी मान के लिए, x हमारा 0 से लेके a तक चेंज होता है। मिनिमम वैल्यू उसकी 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? a। तो बीच में कोई वैल्यू हो या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हो या 0 डिस्प्लेसमेंट पे हो, टोटल एनर्जी आपकी ये लिखिए। तो टोटल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। एक चीज आपने सीख ली, क्या होता है एक्सप्रेशन आपने देख लिया। अब अगर हम ओमेगा को, फ्रीक्वेंसी को आप किससे डिनोट करना चाहेंगे? न्यू से या एफ से या एन से? बताएं किससे? कितने लोग एन बोल रहे हैं और कितने लोग न्यू बोल रहे हैं और कितने लोग एफ बोल रहे हैं? एन वाले ज्यादा हैं। इफ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, लेकिन ध्यान रहे पेपर ऑब्जेक्टिव आना है, आपके पास चॉइस नहीं है। अगर एफ से डिनोट किया हुआ है तो भी आप फ्रीक्वेंसी मानेंगे, एन से किया है तब भी फ्रीक्वेंसी मानेंगे, मतलब तीनों नोटेशन चलेंगे। तो ओमेगा अगर हम 2 पाई एन रख लें तो इसकी वैल्यू कितनी? ओमेगा की जगह 2 पाई एन रखिए, कितना आता है? 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, इससे 2 कट जाएगा। तो यही वैल्यू आपकी 2m पाई स्क्वायर एन स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहां फाइनली लिख देता हूं, इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m, पहले लिख देता हूं 2m पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर। इस रूप में भी आप याद करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का भी यही फॉर्मूला होता है और टोटल एनर्जी का भी यही होता है। इस रूप में भी आपको याद करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। कभी मतलब इस रूप में भी पूछा जा सकता है, इस रूप में भी पूछा जा सकता है, ऐसे ही ये इस रूप में पूछा जा सकता है। अब इसी में अगर हम, तो हमने मैक्सिमम के लिए कर दिया या टोटल के लिए कर दिया, तो इसी एक्सप्रेशन को आप क्या कर सकते हो? 2 पाई स्क्वायर m n स्क्वायर a स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्प्लेसमेंट पे एनर्जी का ये फॉर्मूला भी है। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो, ये मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और उस समय आपने ध्यान नहीं दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें क्या आएगा? 2 पाई स्क्वायर m n स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स। इस तरीके से आप ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। आप हर तरीके से तैयार रहें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए वस्तु का जो बॉडी है उसकी एक्स डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी ये होती है या ये होती है या ये होती है। ऐसे ही
एक्स डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी ये होती है या ये होती है या फिर ये होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी का। तो इस तरीके से आपको सरल सरल सी बातें हैं जिनको आपको सीख के रखना है। अब दूसरी चीज ये है कि हमने कहा कि पैराबोलिक होता है। ये अगर पैराबोला x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो ये पैराबोला है, तो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा होगा, उसको भी हम लोग बना के देखते हैं। ये एंगल से हम लोग देख चुके हैं। अब मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा कर्व प्लॉट करने से पहले। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है इन फुल साइकिल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये भी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। ये भी याद कर लीजिए पॉइंट, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। और ये वैल्यू जो होती है 1/4 CA² होती है, याद कर लीजिए। हाफ CA² के बजाय 1/4, मतलब साइकिल में एवरेज निकाला जाता है तो 1/4। हम डेरिवेशन भी करके दिखा सकते हैं वो इंटीग्रेशन से 0 to t फुल साइकिल के लिए। अब चूंकि डेरिवेशन आना नहीं तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है माइंड में रखना कि एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसकी वैल्यू ये होती है। अब इसके फॉर्मूले बदल बदल के ये हो सकते हैं 1/4 m⍵² भी हो सकती है। तो 1/2 के बजाय टोटल में पूछेंगे या मैक्सिमम में पूछेंगे तो 1/2 लेके चलना है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही 1/4 CA² या हाफ m⍵²A² होती है। अब इसमें ओमेगा 2π भी रख सकते हो। होगी क्या एक्स्ट्रा? वो जो है ये डेली का सिस्टम बना लिया है इसने। तो ये ओमेगा इक्वल टू 2πn होता है, तो 4π² रखोगे तो इसमें 4 चला जाएगा, तो क्या आएगी बताएंगे आप? n² ये। तो जरूरी नहीं 1/4 के रूप में आपसे ऑब्जेक्टिव में चॉइस पूछी जाए। हो सकता है ये चॉइस आ जाए और हो सकता है ये चॉइस आ जाए। तो हमें हर तरीके से इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और इस तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं। अब हम लोग एक चीज और देखने जा रहे हैं, वो ये है कि कर्व हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट x यहाँ ले लिया, ये प्लस में हो गया और ये -x, और ये जो कर्व है पहचान के बताएंगे। पैराबोला हमने बना दिया। ये किसका है? काइनेटिक एनर्जी का या पोटेंशियल एनर्जी का? ये 0 वैल्यू है, यहाँ भी 0 वैल्यू है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कर्व है ना। और इसका फॉर्मूला अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? हाफ m⍵²A² - अगर पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनना है तो क्या बनेगा? जस्ट इसका उल्टा। मैं टोटल एनर्जी का भी बनाई दे रहा हूं लाइन। ये टोटल एनर्जी है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी इक्वल टू कितनी थी? हाफ m⍵²A²। ये x इक्वल टू -a है और ये वैल्यू भी x इक्वल टू +a के बराबर है। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये टोटल एनर्जी जो कि कांस्टेंट रहनी है, कितनी रहनी है? इतनी रहनी है। चाहे आप इस डिस्प्लेसमेंट पे टोटल एनर्जी देखें, चाहे इस डिस्प्लेसमेंट पे देखें, चाहे इस डिस्प्लेसमेंट पे देखें, इनके बीच में x इक्वल टू +a to -a इसका
सिंपल हार्मोनिक मोशन होना है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो कभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अब अगर आप इसका कर्व बनाना चाहते हैं, ये कर्व किसका होगा? पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x, क्योंकि x वेरिएबल है, ठीक है। x इक्वल टू a पे ये मैक्सिमम है और x इक्वल टू 0 पे 0। ये x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी, और x इक्वल टू a पे 0 है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो इस कर्व को। कोई प्रॉब्लम समझने में? ये सारी चीजों में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब हम लोग सीधे सीधे आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी के बारे में आपने जान लिया है, हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, हाँ एवरेज टोटल एनर्जी अगर कही जाए तो कितनी होगी? एवरेज टोटल एनर्जी एक चीज रहेगी, वो 1/4 थी, ये कितनी होगी? 1/2 CA²। ये ध्यान रखना, एवरेज टोटल एनर्जी है हाफ CA², ठीक है। एक पॉइंट जो है छूट रहा था, उसको भी मैंने आपको बता दिया है। ये टोटल एनर्जी को आप लिख सकते हो U एवरेज प्लस K एवरेज इक्वल टू E एवरेज इक्वल टू ये, माने पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज हाफ 1/4 CA² है ना, और इसका भी 1/4 CA² है, तो टोटल का कितना हो गया? 1/2 CA²। हमने काइनेटिक और पोटेंशियल का तो बता दिया था, आपको 1/4 रट गया होगा, लेकिन टोटल एनर्जी की बात करी जाए तो उसकी 10 डबल। आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी यही होती है, इक्वल टू एवरेज, चूंकि एवरेज आपका इसका क्या लोगे तो टोटल निकलेगा, इसलिए 1/2 CA², ठीक है ना। क्योंकि ये एवरेज पूरे का निकाला गया है, 1/4 निकला है, ठीक है, काइनेटिक का और पोटेंशियल का। अब हम लोग आते हैं धीमे धीमे एग्जाम्पल्स पे, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इनके प्रॉब्लम्स लगाना शुरू कर दीजिए, जो भी एक जनरल टाइप के हैं जो आपने इंटर में करे थे उनको भी आप अपने आप करिए। जब प्रॉब्लम होगी हमें मौका मिलेगा मैं करवाऊंगा। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एग्जाम्पल्स ऑफ SHM। सबसे पहला आपके बुक में दिया है स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग को आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसमें एक मास m हमने अटैच कर दिया। इसका जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट k के रूप में आप जानते हो, तो c नहीं लिखूंगा, k ही लिखूंगा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, सपोज करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट लेट बी k, ये m है मास। ये आप वर्टिकली भी ले सकते हो, और ये ऑसिलेशन अप एंड डाउन होगा इसका मास का, और इसका एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, यानी थोड़ा सा कंप्रेस करके छोड़ दीजिए। अगर ये फ्रिक्शन लेस टेबल पे है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो कंप्रेस होने के बाद ये मीन पोजीशन से होते हुए जितना ये कंप्रेस हुआ था उतना ही ये एक्सपेंशन होगा इसमें, और उसके बाद फिर मीन पोजीशन पे आएगा,
फिर कंप्रेस करेगा, फिर वापस लौटेगा। इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन होंगे। और इसका जो बेसिक इक्वेशन है, जो रिस्टोरिंग फोर्स जो कंप्रेस करके आपने डेवलप मतलब यूज किया था, वो F इक्वल टू माइनस के एक्स सही दिया जाएगा। और आप ये जानते हो कि m डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इसका फोर्स होता है और इक्वल टू माइनस के एक्स होगा। और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिखूं या एक बढ़ा दूं, माइनस के बाई एम इंटू एक्स और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0 और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी इसकी, जहां पे वेयर k इक्वल टू रूट ओमेगा बाई ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम। ये जो ओमेगा स्क्वायर हमने k बाई एम की जगह पे लिख दिया है। तो इसका जो टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम इसमें कौन सी लें, f या n? चलिए, और f इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन m, ये टाइम पीरियड उसका होगा। अगर हम सॉरी फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। ये फॉर्मूले स्प्रिंग के लिए आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़े हैं। हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनाते थे आप, सिंपल सी f इक्वल टू माइनस के एक्स किया, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया। जो ओमेगा स्क्वायर हमने लिखा हुआ है जो कि x के साथ है, वही के बाई एम के बराबर होता है। उसी को कंपेयर करके हम बता देते हैं कि ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी ओमेगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, ई आर ए। टाइम पीरियड क्या है, ई आर ए। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। हमारे जो पास बुक है जैसी उपाध्याय की, उसमें इन्होंने सी ही लिख रखा है, नो प्रॉब्लम, आप कैसे मान के चलें, ठीक है। इसके अलावा इसका जो सॉल्यूशन होगा, चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही वाली है, तो इसका इक्वेशन भी x इक्वल टू k साइन ओमेगा टी प्लस फाई ही होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो वही आएगा जो हम पहले से जानते हैं, जो हमने बेसिक रूप में पढ़ रखा है, ठीक है ना। इसको हम डिटेल में आप डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है आपने पहले से पढ़ा है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम दो स्प्रिंग कभी कभी पैरेलल और सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें जो प्रॉब्लम बनेगी। इसको मिटा दूँ, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कभी स्प्रिंग हम पैरेलल में जोड़ के जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये अगर हमने दो स्प्रिंग आपस में जोड़े हैं, एक ये स्प्रिंग हो गया और एक ये, इसका सपोज करते हैं फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दूसरे का K2 है, ये मास अटैच किया है। तो ऐसी स्थिति में जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, ये एक आपकी पहली फिगर है। दूसरी फिगर मैं ये बना रहा हूं, ये मास है अटैच है, इसका K1 है और इसका K2 है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, इसमें दो स्प्रिंग को पैरेलल या समांतर जोड़ना और ये सीरीज में जोड़ना। इस वाले में इक्विवेलेंट अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट के माने चाहे यहाँ और चाहे यहाँ, तो K कितना होता है कोई बताएगा क्लास में। इस वाले में क्या होगा, पैरेलल वाले में, हाँ बोलो, पैरेलल वाले में
Why you are confused? और कोई कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंटली बताएगा? शाबाश, अब सही आए हो। ये भी गलत बता रहे हैं। पैरेलल वाले में आप हम रटाने वाले भाव से हम आपको रटा दें कि जो आपका कैपेसिटर होता है, दो पैरेलल में जोड़ते हो तो C = C1 + C2 होता है। आप कैपेसिटर वाला यहाँ पे यूज करिए, रेजिस्टेंस वाला यूज ना करिए। रेजिस्टेंस में उसका उल्टा होता है। और इस वाले में 1/k = 1/k1 + 1/k2, यानी कि k = k1k2/k1 + k2। ये फॉर्मूला लगेगा, आप ये याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई प्रॉब्लम समझने में? हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास ऐसी स्थिति हो, हमने एक स्प्रिंग यहाँ लिया और एक स्प्रिंग हमने यहाँ लिया, मास एक किए हैं, ये कॉम्बिनेशन क्या है? इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? कौन बताएगा? इसमें के बताइए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कौन बताएगा? हु इज गिविंग? है हाँ, क्यों? तुम बताओ साक्षी, ये कैसी स्थिति को दिखा रहा है? ये सीरीज में दिख रहा है या पैरेलल में? मनप्रीत तुम बताओ, सीरीज है या पैरेलल? इस फिगर में दो स्प्रिंग सीरीज में जुड़े हैं या पैरेलल में? कौन बताएगा? पैरेलल में अगर है तो कैसे समझाओगे? है तो पैरेलल में, ये बात सही है सर, डायरेक्ट क्योंकि M से जुड़े हैं। देखिए यहाँ पे जो दो सिरे हैं आपके, वो एक ही पे हैं, इसका भी वहीं पहुंच रहा है, इसका भी वहीं पहुंच रहा है। बस ये है कि इसको हम तोड़ के अगर यूं घुमा के लगा दिया तो क्या फर्क पड़ता है? पैरेलल तो नहीं। तो ये पैरेलल है, यानी k = यानी दोनों फिगर इक्विवेलेंट हैं। रिजिड जो सपोर्ट है, जो दूसरा वाला है मास के अलावा, वो एक ही यही एक दिखाई नहीं दे रहा है, ये घूम के दूसरी जगह दिखाई दे रहा है, तो टुकड़ों में बंट गया है। लेकिन दोनों के सिरे एक साथ इस मास से अटैच हो रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? अब मैं और भी कुछ बातें पूछना चाहता हूं आपसे। एक हमारे पास स्प्रिंग है, क्या है? बातें समझ रहे हो? सीरीज पैरेलल का मतलब, एक मेरे पास स्प्रिंग है ये वाला, हमने दो टुकड़े कर दिए, ठीक? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था, अब दोनों टुकड़े हमने बराबर कर दिए, तो इसका जो एक टुकड़ा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए क्या होगा? कौन बताएगा? हमने तोड़ के आधा कर दिया, मटेरियल वही है, सब कुछ वही है। नहीं, सहमति बनाइए आपस में, फिर बताइए। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? के नहीं रहेगा। तुम लोग क्या पढ़ के आते हो 11-12? ये एक्चुअली 2K हो जाएगा। यही सब ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे तुम लोग? आप ये समझ लीजिए कि ये जो हम लोगों ने सीरीज पढ़ा था ना, 2K, अगर दो सीरीज में जोड़ेंगे, अब इसका इक्विवेलेंट निकालिए, क्या निकलेगा? मैं उल्टा करके समझा रहा हूं। 1/2K + 1/2K 2/2K यानी K, तब निकला, तो ये डबल हो जाएगा। अगर हम इसके 3 टुकड़े कर देते, K था
3 के हो जाते हैं। और जब अगर हम सीरीज में जोड़ के करोगे तो क्या निकलेगा? अगर इसके 4 टुकड़े कर दें तो कितना हो जाएगा? 4 के। अब मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं कि एक स्प्रिंग को हमने 2 पीसेस में काटा और उसके बाद दोनों को पैरेलल में हमने जोड़ दिया। अब इक्विवेलेंट बताइए। वही टुकड़े जो है हमने पागल हो गए। पैरेलल में जुड़ते हैं ना, k = k1 + k2 होता है। एक टुकड़े का कितना हुआ था? k वाले के दोनों टुकड़ों का कितना हुआ था? 2k 2k। अब 2k 2k हमने पैरेलल में जोड़ दिए। अब कितना होगा? 4k। अगर हमने 3 टुकड़े किए थे और तीनों टुकड़ों को पैरेलल में जोड़ दिया, 9k 3 है ना? 9। कहने का मतलब है कि इफ यू कट मैं लिख देता हूं, ये हमेशा भूलना नहीं। इफ यू कट ए स्प्रिंग इनटू n पीसेस, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, इफ ए स्प्रिंग इज कट into n pieces, a spring with spring constant या having spring constant k is cut into n pieces। इसके क्वेश्चन के आंसर बताइए। pieces, पहली चीज, what will be the spring constant of one piece? The spring constant of one piece बताएं। NK। आंसर क्या होगा? शाबाश, NK। निर्मल कुमार है ना? निर्मल कुमार। Now the cut pieces are joined in parallel। लिख के बताऊं, पैरेलल। The equivalent spring constant is n²। 2 पीस आपने काटे थे तो 2² 4 हुआ था, 3 काटे तो 9 हुआ, और 4 पीसेस में काटोगे तो 16 n² के। इस तरीके से आपने 2 3 का एग्जाम्पल दिया और आपको जनरलाइज करके आपको बता दिया कि ये क्या कहानी है। पैरेलल और सीरीज़ में वहाँ जो कन्फ्यूज़न होता है वो वाली फिगर हमने बताई थी, कई बार आपको कंफ्यूज करती है और आप सीरीज़ के बजाय पैरेलल के बजाय सीरीज़ का आंसर करके चले आते हैं और गलत हो जाता है। वो मैंने बताया आपको। तो इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पीछे दिए हुए हैं, इनको आपको सॉल्व करना होगा। मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम बच गया है तो मैं इसको भी बता ही देता हूँ। मिटा दिया ना मैंने? मिटा दूँ इसको? ये पॉइंट्स कभी भूलना नहीं। स्प्रिंग के आपके कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आप इस ढंग से, जो हमारे साथ तो पढ़ा ही है, बुक से एक बार खुद रीडिंग कर डालिएगा। डेरिवेशन हमने करके ज़्यादा नहीं बताया, उसमें ज़रूरत भी नहीं थी। ये डेरिवेशन वैसे भी जब डिस्क्रिप्टिव भी आता है तब भी नहीं आता है, इसमें बेस्ट प्रॉब्लम्स ही आती हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो बन सकती है ऑब्जेक्टिव के लिए वो इसके बियॉन्ड नहीं होंगी। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ।
कि जो हमारा स्प्रिंग होता है, ये हम मासलेस स्प्रिंग जो अभी तक पढ़ा आपने, हमेशा मास आप कंसीडर करते हैं जो अटैच करते हो। थ्योरेटिकली आप मास को जीरो मान के चलते हो। इफ mass of the spring is also considered, let spring mass equal to small m, attached mass कैपिटल M। मैं डेरिवेशन इसका भी नहीं कर रहा। तो वैसे अगर अटैच मास होता है और उसको हम कंप्रेस करते हैं और उसके सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m/k होता है, अगर इसका मास हम कंसीडर ना करें। लेकिन अगर ये मास हमने कंसीडर किया एक्चुअल प्रैक्टिस में, तो यहाँ पे आपका m/3 और जुड़ेगा। डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। माने जो स्प्रिंग मास का 1/3 मास इस मास के साथ जब जोड़ दोगे तो सही फॉर्मूला आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम समझ में आई? जब स्प्रिंग को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्थिति में कंसीडर करते हैं कोई मास अटैच करके, तो जो भी 11th से आपने पढ़ा, कभी स्प्रिंग के मास की बात आपने नहीं करी और ध्यान भी नहीं दिया कि स्प्रिंग का मास कंसीडर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। साफ बात है कि जो मास आप अटैच करते थे उसी से सारे कैलकुलेशन करते थे, यानी कि मास स्प्रिंग का आप कंसीडर करते ही नहीं थे, यानी मासलेस स्प्रिंग मान के चलते थे। लेकिन अगर मास वास्तव में जैसा कि हम जानते हैं कि होता है, स्प्रिंग का मास तो होगा ही, जिस मेटल का बना होगा, आयरन का बना होगा, किसी का भी बना होगा, तो उसका एक्चुअल फॉर्मूला इससे, और इसी पर बेस्ड आपकी प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम में मास इतना अटैच किया गया, स्प्रिंग का मास भी दे देता है, तो आपको फॉर्मूला ये लगा के ही प्रॉब्लम को सॉल्व करनी पड़ेगी। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया होगा, फ्रीक्वेंसी तो आप निकाल, एक मैं फॉर्मूले की बात करके लेके चल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी उसकी उल्टी होती है, हम मैं बार बार लिखना नहीं चाहता। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, n = 1/2 पाई अंडर रूट k/m प्लस m/। एक ये पॉइंट था। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, एक बात और स्प्रिंग की बची है, उसके बाद हम लोग जो अगला टर्न होगा सिंपल पेंडुलम से शुरू करके कंपाउंड पेंडुलम, फिर यही सब चलेगा। इसके बाद एक बात और कहना चाहता हूँ, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बॉडी प्रॉब्लम आपने पढ़ी है, स्प्रिंग 1 मास 2, ये एक अलग केस है। इसके मासेस m1 और m2 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो इस समय फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, किसी को पता या नहीं पता? रटाने वाले बहुत से करवा दें, डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है। वैसे 2 बॉडी प्रॉब्लम का है, T = 2 पाई अंडर रूट μ/k होगा। 2 बॉडी प्रॉब्लम में जो 2 बॉडीज हैं इनका रिड्यूस मास होगा, यानी μ = होगा m1 m2/m1 प्लस। आर यू क्लियर? मैंने इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, m1 m2 अपॉन, यहाँ ब्रैकेट में अजीब अजीब सा लगेगा m1 प्लस m2 μ/k लिख दीजिए। और इन दोनों मासेस को जो भी गिवन हो, 2 masses attached with 1 spring having spring constant k, तो इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए। इनके पीछे जो भी क्वेश्चन हैं उनको लगा डालिए, और मैं यहीं पे अपनी बात खत्म कर